हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाई स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति और अन्य ग्रहों पर क्या संभावनाएं हैं जीवन की, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि अगर पृथ्वी का जीवन प्रारंभ कैसे हुआ होगा, तो इसको लेकर करीब दो प्रमुख विचारधाराएं हैं। एक है प्रमुख विचारधारा विज्ञान की, जिसमें वैज्ञानिक विज्ञान की विचारधारा को मानते हैं, और दूसरी है जो धार्मिक लोग अपने धर्म की मानते हैं। तो अगर हम विज्ञान के बात करें कि विज्ञान ने किस चीज को माना है, तो विज्ञान ने जीवन का जो प्रारंभ माना है वो माना है कि क्रम विकास की जो यंत्रवत प्रक्रिया है, कि क्रम से ही विकास हुआ है, उसके स्वरूप को स्वीकार किया है। और जबकि जो धर्म है उसने ये माना है कि एक बार में अचानक कोई घटना घटित हुई और कोई दैवीय शक्ति के कारण जो अलौकिक घटना हुई उससे पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ। अब हम आगे बात करते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं उसमें एक अमेरिका के जीव विज्ञानी थे स्टैनले लॉयड मिलर। उन्होंने इस खोज को एक नई और निश्चित दिशा प्रदान की। अब उन्होंने क्या किया कि जो मिलर ने एक बहुत ही आसान प्रयोग किया और उसके तहत उन्होंने उसमें हाइड्रोजन, मीथेन, अमोनियम तथा जलवाष्प का मिश्रण तैयार किया और उसे जीवाणु रहित गैस कंटेनर से गुजरने का मौका दिया। अब इस बीच जो ये गैसें थी इन गैसों को विद्युत ऊर्जा मिली, और उनकी ये जो कल्पना थी वो जीवन के प्रारंभ के वक्त मौजूद वातावरण थे उन्हीं पर आधारित थी। इससे जो उनकी कल्पना थी उसका नतीजा काफी चमत्कारिक निकला था। उसमें ये हुआ कि जो मिश्रण था, वो द्रव्य जो मिश्रण द्रव्य था वो भूरे रंग का हो गया और उसमें अमीनो एसिड पाया गया जो प्रोटीन के मूल निर्माण तत्व होते हैं। अब प्रोटीन जो है वो जीवन का प्रमुख तत्व है, तो इसलिए और बाद में जब उन्होंने इसी को और प्रयोग किया तो उसमें बाद में न्यूक्लिक एसिड भी इसी तरह उन्हें मिला। तो ये जो एसिड होते हैं, ये दो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये आनुवंशिक सूचनाएं एकत्र करते हैं और उनके रूपांतरण का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। तो चार्ल्स डार्विन की जो मान्यता थी कि प्रारंभिक स्वरूपों से ही जटिल प्राणी की किस्में उत्पन्न हैं, अगर उनमें सुधार मूलतः प्राकृतिक परिवर्तनों के माध्यम से होता है, तो ये जो है वो जो प्राकृतिक परिवर्तन है वो चरणबद्ध और धीमे धीमे होते हैं। अगर धूमकेतुओं की पूंछ का अध्ययन करने पर उसमें पता चला कि उसमें कार्बन भी होते हैं, नाइट्रोजन भी होते हैं और हाइड्रोजन भी होते हैं, जो कि इन अणुओं का उसमें अस्तित्व मिला धूमकेतु की पूंछ में। अब ये जो अणु है ये जीवन की उत्पत्ति के लिए काफी आवश्यक है, और ये अणु जो जीवन के लिए आवश्यक अणु थे उनके निर्माण में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार जो कुछ वैज्ञानिकों ने ये संकेत दिए कि शायद पृथ्वी पर जो जीवन के बीज हैं वो धूमकेतुओं से आए हैं, वो भी बाह्य अंतरिक्ष से धूमकेतुओं के द्वारा लाए गए। हम बात करें कि ब्रह्मांड की, तो ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और उसमें प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों नक्षत्र और ग्रह हैं। अगर हम दूसरे ग्रहों की बात करें तो हमें कई बार ऐसा सुना है कि जो दूसरे ग्रह से प्राणी आते हैं उन्हें हम एलियंस बोलते हैं, और उड़न तस्तरी के बारे में सुना है। लेकिन ये सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है, क्योंकि सदियों से मनुष्य ने अन्य ग्रहों पे जीवन की संभावना के बारे में सोचा है और इसके अस्तित्व को खोजने की कोशिश की है काफी हद तक। अब अगर हम बात करें कि ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं और प्रत्येक आकाशगंगा में अरबों नक्षत्र और ग्रह हैं, तो अगर इन ग्रहों में एक भी पृथ्वी जैसा हुआ होगा तो ब्रह्मांड में जीवन के अस्तित्व की संभावना है। इसका मतलब है कि अगर पृथ्वी के अलावा दूसरे ग्रह देखे जाएं तो उनमें भी जीवन संभव है। अब हम बात करते हैं कि जून 2008 में यूरोपियन खगोलविद थे, उन्होंने 42 प्रकाश वर्ष दूर, ये दूरी है 42 प्रकाश वर्ष, इसमें 3 ग्रहों की खोज की जो आकार में पृथ्वी के समान ही थे। जैसे कि ये आप देख रहे हैं फोटो में, अर्थ के बराबर केपलर 62e और केपलर 62f है। इसी प्रकार एक ग्रह और ढूंढा था जो कि पृथ्वी जैसा ही था। ये जो खोज थी ये अन्य ग्रहों पर जीवन के अस्तित्व की संभावना को बल देती है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन संभव है। और लेकिन इस प्रकार की जो खोज है उसको सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंट लाइफ यानी सेटी कहते हैं।
वैज्ञानिकों का मानना था कि भाई पृथ्वी के पर्यावरण में या किसी ग्रह के पर्यावरण में जीवन उत्पत्ति है, उसमें कारक उपस्थित है, तो ये जो ग्रह है वो पृथ्वी के बराबर ही कहलाएंगे और जीवन के अस्तित्व की संभावना सबसे अधिक होगी। तो सन 1950 में परमाणु भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने अपना तर्क दिया कि अगर एलियंस की संभावना इतनी अधिक है, तो ऐसी प्रजाति ने अभी तक पृथ्वी से प्रकाश, ध्वनि या किसी अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटो सिग्नल के रूप में संपर्क क्यों नहीं किया है। उनका ये तर्क था कि भाई अगर जीवन संभव है तो उन्होंने अभी तक कभी पृथ्वी पर प्रकाश, ध्वनि या किसी अन्य इलेक्ट्रोमैग्नेटो सिग्नल के रूप में संपर्क क्यों नहीं किया। इसके विषय में जो सेटी के वैज्ञानिक थे उनका ये मानना था कि एलियंस के अस्तित्व की संभावना की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, लेकिन पृथ्वी के अतिरिक्त जीवन की संभावना खोजने के लिए कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल आंतरिक के भेजे गए। अब जो रेडियो दूरबीन बनाई उन्होंने इसी चीज को लेकर कि किसी तरीके से तरंगों का पता चल सके जो लंबे समय तक अधिक तरंगदैर्ध्य वाली ऊर्जा तरंगों का पता लगा सके, इसके लिए उन्होंने रेडियो दूरबीन बनाई। जो 1977 में कुछ अस्पष्ट संकेत रिकॉर्ड किए थे, लेकिन वो संकेत दोबारा नहीं मिले जो सेटी खोज को ठोस प्रमाण दे सके। तो इस प्रकार ये जो खोज थी वो उस वक्त के लिए अभी तक पूरी नहीं हो पाई है कि दूसरे ग्रह पर जीवन संभव है या नहीं है, लेकिन जो अभी दुनिया भर के वैज्ञानिकों का है मानना, वो उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है। अब ब्रह्मांड में पृथ्वी के समकक्ष बुद्धिजीवी सभ्यता की खोज उन्होंने जारी रखी है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।